मोहतरम नाजरीन और अजीज़ तालिब इल्मों, अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में डॉक्टर मोहम्मद अनवर राव कैल 2 के लेक्चर 6 के साथ हाजिर। ये कोर्स आस्ता आस्ता अपने अगली मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद है कि आपको ये महसूस हो रहा होगा कि हम अब 1 वेरिएबल से निकलकर मज़ीद वेरिएबल की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये कोर्स कुछ मुश्किल होता जा रहा होगा। इससे पहले लेक्चर में हमने लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ मोर देन वेरिएबल की बात की, और जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे पहले हम लिमिट करते हैं और उसके बाद कंटिन्यूटी पे आते हैं। जो सीक्वेंस फर्स्ट एक वेरिएबल में होता है वही सीक्वेंस हमारा मोर देन 1 वेरिएबल में होगा। कंटिन्यूटी क्या है? ये आप 1 वेरिएबल में जानते हैं कि अगर हमारा फंक्शन एक वेरिएबल का हो तो उसका ग्राफ, लाइन या कर्व होता है। उसमें कंटिन्यूटी क्या होती है? बहुत सिंपल सी बात है और बहुत सादा सी बात है। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है इसमें जिससे कि लोग डरते रहते हैं और अक्सर ये लिमिट और कंटिन्यूटी के कंसेप्ट को समझने की कोशिश नहीं करते। कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। देखिए, अगर आप कोई कर्व या कोई लाइन खींच रहे हैं और आपकी पेंसिल वहां से नहीं उठती तो वो कर्व और वो लाइन कंटिन्यूस होगा। अगर पेंसिल कहीं से उठ जाए, उसमें कहीं से ब्रेक आ जाए, तो वो उस फंक्शन का ग्राफ उस जगह पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। बायने ही फंक्शन ऑफ मोर देन 1 वेरिएबल, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, हमारे पास यहां इसके ग्राफ में क्या बनता है आप जानते हैं? सरफेसेस बनती हैं, प्लेन बनती हैं। सो यहां कंटिन्यूटी का कंसेप्ट वैसे ही होगा कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन का ग्राफ यानी उसकी सरफेस हमारे पास मौजूद है तो वो कहीं से सरफेस टर्न आउट नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर ये एक सरफेस है, ये अगर ऐसे है तो ये पूरी सरफेस कंटिन्यूस है। अगर इसमें कहीं से होल हो जाए या ब्रेक हो जाए, टर्न आउट हो जाए, तो ये सरफेस कंटिन्यूस नहीं रहेगी। बेशक हमारे पास एक जैसे रबर शीट है और इसमें ये तहें बन जाएं, लेकिन कहीं से ये फटे ना, कहीं से इसमें होल ना हो, तो ये सरफेस हमारे पास, ये फंक्शन हमारे पास जो है ये कंटिन्यूस होगा। ये बातें तो लेमैन को समझाने के लिए थी, लेकिन एज ए मैथमेटिशियन हम कंटिन्यूटी को कैसे डिफाइन करते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल में किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? जिस वक्त उसकी लिमिट उस पॉइंट के करीब और उसकी वैल्यू उस पॉइंट पर दोनों एग्जिस्ट करें, यानी फंक्शन डिफाइंड हो और लिमिट एग्जिस्ट करे और दोनों लिमिट और वैल्यू बराबर हो, तो उस वक्त उस पॉइंट पर फंक्शन हमारा जो है वो कंटिन्यूस होता है। बिल्कुल ऐसे ही फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल में हमारे पास फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड होना चाहिए, उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए। इस बात को हम जरा स्क्रीन पर देखते हैं ताकि लिखा हुआ आपको सामने नजर आए। ए फंक्शन f
of two variables is called continuous at the point x naught y naught if number 1 f x naught y naught is defined, number 2 limit of fxy when xy approaches to x naught y naught exists, and number 3 this limit and the value are equal. अब हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं. ज़ाहिर है कंटिन्यूस फंक्शन की एग्जाम्पल तो कोई इतनी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो एक ऐसी शीट होगी, ऐसा आपका ये सरफेस होगी जिसमें कोई होल नहीं होगा. तो वो एग्जाम्पलें समझने के लिए बेहतर होगी जहां के फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है. हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है. ये सामने जो हमारे पास एग्जाम्पल है, इसका फंक्शन ये इस तरीके से डिफाइंड है, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लॉगरिथम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये देखिए, हम इसमें x और y हम क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते. आप जानते हैं कि लॉगरिथम की डोमेन जो है, लॉगरिथम जहां डिफाइंड होता है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर. सो एट x is equal to 0 and y is equal to 0, logarithm function is not defined. So this function is not defined at x is equal to 0 and y is equal to 0. So therefore at the origin this function is not continuous, because one of the condition, that is the function should be defined at that point, that condition is not satisfied. Of course 0 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करती है. मेरा मतलब ये है कि अगर हमारी x और y की वैल्यू थ्रू एनी रूट 0 0 की तरफ जाएं, एग्जैक्ट 0 ना हो, तो हमारे पास कोई डेफिनेट वैल्यू z की मिलती हुई नजर आएगी. उस वैल्यू की तरफ हमारा फंक्शन अप्रोच करता हुआ नजर आएगा. तो ये एक ऐसी एग्जाम्पल है जहां 0 0 पर लिमिट तो मिलती है लेकिन वैल्यू नहीं मिलती. फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. सो अल्टीमेटली, कॉन्सिक्वेंटली, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट 0 0 ऑफ इट्स डोमेन. अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. यहां भी हम एक ऐसे फंक्शन की एग्जाम्पल लेंगे जो कि किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होगा, और उसकी रीजन थोड़ी सी हो सकता है इससे मुख्तलिफ हो. तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं. ये जो फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन है z इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नाउ if we put x is equal to 0 and y is equal to 0, z becomes 1 over 0, which is undefined. So the function is not defined. Also, if we approaches to 0 0, even then z is becoming infinite. So the limit does not exist. So the function is not defined, as well as the limit does not exist. So therefore this function is discontinuous at x is equal to 0, y is equal to 0, that is at the origin. ये फंक्शन भी हमने देखा कि इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस था. अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसकी डिसकंटिन्यूटी शायद मेरे ख्याल में कुछ किसी और टाइप की होगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं. दिस फंक्शन इज डिफाइंड पीसवाइज, दैट इज z is equal to 0 if x is equal or greater than 0 and y is also equal and greater than 0 and z is equal to 1 otherwise. देखिए, इस फंक्शन में
जहां z हमारा xy पे डिपेंड कर रहा है, सो अगर हमारा पॉइंट xy फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है इंक्लूडिंग x एक्सिस एंड y एक्सिस, देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0. It means that we are tracing only the x part of the xy plane. लेकिन अगर हमारा फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा किसी और क्वाड्रेंट में है, तब फंक्शन की वैल्यू 1 रहती है, यानी कि z इज इक्वल टू 1. आप जानते हैं z इज इक्वल टू 1 इज ए प्लेन पैरेलल टू xy प्लेन. ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है, पूरी xy प्लेन पर डिफाइंड है. कहीं भी ऐसी बात नहीं है कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है. लेकिन अगर हम 0 की तरफ अप्रोच करें फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तब फंक्शन की वैल्यू 0 को अप्रोच करती है. लेकिन अगर हम 0 की तरफ अप्रोच करें फ्रॉम थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट और द सेकंड क्वाड्रेंट, इवन देन फ्रॉम एनीवेयर हम अगर करें, तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 1 की तरफ अप्रोच करती है. सो इस तरीके से हमारे पास फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि यहां हमारे पास 2 डिफरेंट लिमिट्स आती हैं. तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो लिहाजा फंक्शन एट 0 0 डिफाइंड तो है, लेकिन यहां पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. लिहाजा हमारा फंक्शन इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है. अब तक हमने जो भी फंक्शन देखे हैं वो ग्राफिकली देखे हैं. अब हम चाहते हैं कि मैथमेटिकली हम इनको कैसे देखें कि फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि कैल 1 में करते थे कि फंक्शन की लिमिट देखेंगे उस पॉइंट पर और फंक्शन की वैल्यू देखेंगे उस पॉइंट पर, और देखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और वैल्यू एग्जिस्ट करती है, आया कि वो दोनों बराबर हैं या नहीं है. इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं. आपके सामने जो एग्जाम्पल है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. नाउ at 0 0, definitely the denominator becoming 0, so the function is not defined at 0 0. What about the limit? For the limit, you know, we can approach from the different part, and we will be approaching along x-axis as well as along the line y is equal to x. If we approach along x-axis, I mean first of all put y is equal to 0, so it becomes limit of x square over x square, where xy is tending towards 0 0, so that is definitely the limit is equal to 1. But if we approach to 0 along the line y is equal to x, so this becomes limit of x square over x square plus x square, xy approaching to 0 0. So this becomes this equal to 1 by 2. So in this case we are approaching to 1 by 2. So by different part we are approaching to the different value. So the limit does not exist. Value does not exist, limit does not exist. So therefore this function is discontinuous at x is equal to 0, y is equal to 0, that is origin. और इस तरीके से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका ये कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का कंसेप्ट मजीद क्लियर हो. सो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं. दिस एग्जाम्पल fxy is equal to sine of x square plus y square
whole divided by x square plus y square when xy is not equal to 0 and is equal to 1 if xy is equal to 0 0. प्लीज आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन पूरे xy प्लेन पर डिफाइंड है. x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पर हम देखेंगे कि फंक्शन डिफाइंड है, दो कि उसकी वैल्यू 1 है, और देखेंगे कि अगर हम एक्स वाई को अप्रोच करें 0 0 तो फंक्शन की लिमिट क्या होती है. साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इफ एक्स इज 0, वाई इज 0, so it becomes of the type sine of delta x divided by delta x, where delta x tending towards 0. And you know that this limit exists and is equal to 1, and the value is also equal to 1. So therefore the function is continuous at 0 0. इसी तरीके से हम अपने इस कंसेप्ट को आगे बढ़ा सकते हैं कि अगर फंक्शन हमारा 3 वेरिएबल्स का है तो हम कंटिन्यूटी को कैसे डिफाइन करेंगे. हम इसको लिख कर देखते हैं और स्क्रीन पर चलते हैं. ए फंक्शन f of 3 वेरिएबल is called continuous at a point x0, y0, z0 if number 1 f x0, y0, z0 is defined. Number 2, limit of the function f x y z as x y z tending towards x0, y0, z0 exist. And number 3, this limit and the value are equal. हम इसकी भी एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन 3 वेरिएबल्स का हो तो उसको अगर देखना हो कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है किसी पॉइंट पर, तो उसको हम कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं. तो हम नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं. एग्जांपल एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू y plus 1 whole divided by x square plus z square minus 1. The denominator x square plus z square minus 1 should not be 0, otherwise the function will not be defined. So where x square plus z square minus 1 is equal to 0, if you remember, this is the equation of a horizontal cylinder whose cross section is circle in the plane x z plane. Here y is varying from minus infinity to infinity. So if x square plus z square minus 1 is equal to 0, it means at the surface of this cylinder the value of the function is not defined. So at this part of the space, because this surface of the cylinder is the part or portion of the space, and domain of the function here is the part and portion of the space. So at this portion the function is not defined. So our function is not continuous on the point which are lying on this cylinder. Some rules of continuous functions mean कि हमारे पास अगर 2 या 3 फंक्शन हो तो उनको कंबाइन करें, ऐड करें तो क्या होता है. तो ये बिल्कुल वैसे लिमिट की तरीके से ही है कि सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन. Product of continuous function is continuous function. Quotient of continuous function is continuous function, provided that the denominator should not be 0 at any point of the domain where the function is continuous. And similarly, composition of the continuous function is continuous function. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं
जो कि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन की होगी। देखिए एग्जांपल देखते हैं। दैट इज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स रेज टू पावर एम वाई रेज टू पावर एम एन नॉन नेगेटिव इंटीजर is continuous because it is product of the continuous function a x raised to power m and y raised to power n. The function fxy is equal to 3x square y power 5 is continuous because it is product of the continuous function gx is equal to 3x square and hy is equal to y raised to power 5. फंक्शन की डोमेन में अगर कोई रीजन है और फंक्शन रीजन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट दैट रीजन। लेकिन अगर वो पूरी डोमेन में यानी एक्स वाई प्लेन में कंटिन्यूस है तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। ये बात जरा हम लिख के पढ़ते हैं ताकि ये रिकॉर्ड में रहे। हम स्क्रीन पर चलते हैं। कंटिन्यूस एवरीवेयर, ए फंक्शन एफ दैट इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ द रीजन आर इन 2-dimensional स्पेस और 3-dimensional स्पेस is said to be continuous on the region R. A function that is continuous at every point in 2-dimensional space or 3-dimensional space is called continuous everywhere or simply continuous. अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जहां देखेंगे कि वो रीजन मालूम करेंगे जहां पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। सो इसके लिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एफ एक्स वाई is logarithm of 2x minus y plus 1. For the logarithm function, again 2x minus y plus 1 should be greater than 0. That is, y should less than 2x plus 1. What is y is equal to 2x plus 1? It is the line in xy plane, and y is less than 2x plus 1 is the part of the xy plane under this line which is shaded in this figure. The line is not included. So in this shaded area the function will be continuous, and on the other points the function will not be continuous. Next example हमारे पास fxy is equal to e raised to power 1 minus xy. Now you can give any value to xy and the function remains defined, and even then the limit will be the same as the value of the function at a certain point. So this function is continuous everywhere. It means that the function is continuous in whole the plane xy plane. The function fxy is equal to tangent inverse y minus x. Again, the tangent inverse exists for any real number. I mean, given any real number, we can find that angle whose tangent is that real number. So this function is defined at every point of the xy plane, and the limit at that point will be the same as the value of the function. So the function f is continuous in the whole region of xy plane. एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे और करेंगे कि जिसमें हमें ये
शायद ये पता चले कि फंक्शन किस रीजन एक्स वाई प्लेन के किस रीजन में कंटिन्यूस है। सो हम एग्जांपल देखते हैं। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वाई। नाउ डेफिनेटली अंडर द स्क्वायर रूट this x minus y should be positive, that is x is greater or equal to y, that is y is less or equal to x. Here again y is equal to x is the line. You remember it is very familiar line whose slope is 1. So the region of the xy plane under this line, including this line, the function is continuous in this region. So this function is not everywhere continuous, because it is not continuous in the whole plane xy, but it is continuous only its part, and that is that region which is shaded here. अब तक हमने फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल की लिमिट और कंटिन्यूटी की बातें की। इसके बाद नेचुरली हम क्या चाहेंगे कि फंक्शन के डेरिवेटिव की बात करें, और यही कैलकुलस का सेंट्रल टॉपिक है। अगर फंक्शन वन वेरिएबल का हो, यानी y इज ए फंक्शन ऑफ x हो, तो हम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं। लेकिन अगर फंक्शन टू वेरिएबल का हो, यानी z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो, तो सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x या डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y निकालना काफी नहीं रहेगा। यानी कि अलग अलग सिर्फ इनके वैल्यू का मकसद नहीं है, यानी कि सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x निकालना नहीं पड़ेगा, हमें डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x भी निकालना होगा और डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y भी निकालना होगा। इस टॉपिक को हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, और ये इस तरीके से है कि अगर हमारे पास फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल हो, तो हम तमाम बाकी वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हैं और किसी एक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल हम उसका डेरिवेशन लेते हैं। सो अगर हमारे पास फंक्शन z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई हो, तो y को कांस्टेंट रखें और z की डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x कहें, तो ये कहलाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। और इसी तरीके से अगर हम x को कांस्टेंट रखें और हमारी डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू y हो, तो ये कहलाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। ये बात हम जरा स्क्रीन पर देखते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव, लेट f बी ए फंक्शन ऑफ x एंड y इफ वी होल्ड y कांस्टेंट, say y is equal to y naught, and with x as a variable, then f x y naught is a function of x alone. If this function is differentiable at x is equal to x naught, then the value of this derivative is denoted by fx at x naught y naught and is called the partial derivative of f with respect to x at the point x naught y naught. Similarly, if we hold x constant, say x is equal to x naught, and with y as a variable, then f x naught y is a function of y alone. If this function is differentiable at y is equal to y naught, then the value of this derivative is denoted by fy x naught y naught and is called the partial derivative of f with respect to y at the point x naught y naught. हम एक एग्जाम्पल इस बात की लेंगे ताकि आपको ये इसकी वर्किंग का पता लग सके कि कैसे हम
पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे या कैसे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। ये एग्जाम्पल हमारे सामने है, दो वेरिएबल का फंक्शन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4x। ट्रीटिंग y as constant and differentiating with respect to x, we obtain this 6x square y square प्लस 4। देखिए यहां पर y को ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे कांस्टेंट है। सो पहली टर्म में जहां 2x क्यूब वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर बिल्कुल कोफिशिएंट के तौर पे रहेगा, 2 भी कोफिशिएंट के तौर पे रहेगा जैसे कांस्टेंट होता है। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा। सो ये फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 6x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। सेकेंड टर्म 2y, क्योंकि हमारा यहां पर y कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। थर्ड टर्म 4x, डेरिवेटिव ऑफ 4x विद रिस्पेक्ट टू x, you know that is 4. So fx xy, ये f के साथ जो x है ये सबस्क्रिप्ट है, x सबस्क्रिप्ट है। ये नोटेशन है इस बात की कि ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। So the partial derivative of the function with respect to x is equal to 6x square y square plus 4. Now, treating x as a constant and differentiating with respect to y, we obtain that is equal to 4x cube y plus 2. Here, because x is constant, so 2x cube will play the role of coefficient. The derivative of y square is 2y. So the first term, the derivative of the first term becomes 4x cube y. Now the derivative of the second term, which is 2y, with respect to y, very easy, that is 2. And the derivative of the third term, the derivative of 4x, is 0 because 4 is constant, x is just like constant, so x is constant, so derivative of constant 4x is 0, so fy xy is equal to 4x cube y plus 2. Here the subscript y is telling us that it is the partial derivative of the function with respect to y. इसी एग्जाम्पल में अगर हम इन डेरिवेटिव की वैल्यू मालूम करना चाहें एट ए सर्टेन पॉइंट, से एट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, सो ये जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव मालूम किए हैं इनमें जहां कहीं x है वहां 1 और जहां कहीं y है वो 2 पुट कर देंगे। सो लिहाजा वैल्यू ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट 1 2 will be equal to 6 1 square into 2 square plus 4, which is equal to 28, and value of the partial derivative with respect to y at the point 1 2 is equal to 4 1 cube into 2 plus 2, that is equal to 10. हमें और एग्जाम्पलें करनी है तो लिहाजा हम एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। Another example please. Z is equal to 4x square minus 2y plus 7x4y 5, and Z is a function of two variables. So we will have to find two partial derivatives, one with respect to x, the other with respect to y. This symbol, that is, ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है, ये सिंबल इसको या करली कहते हैं या इसको पार्शियल कहते हैं। ये सिंगल
वेरिएबल में हमारे पास ये dz dx था, यहां d की बजाय हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, पार्शियल z पार्शियल x या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 8x प्लस 28x क्यूब y रेज टू पावर 5। देखिए यहां 2y वाली टर्म का डेरिवेटिव 0 है। क्यों ये 0 है? क्योंकि हमारी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रही है और यहां पर y को हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। तो -2y बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कांस्टेंट होता है। और अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू -2 प्लस 35 x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 4। इसको जरा गौर से देखिए कि z जो है हमारे पास उसमें 3 टर्में हैं। पहली टर्म 4x² है। अगर हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो 4x² जो है वो हमारे लिए जस्ट कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। दूसरी टर्म हमारे फंक्शन में -2y है और पार्शियल डेरिवेशन हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू y -2y का डेरिवेटिव -2 होगा। थर्ड टर्म हमारे पास प्लस 7x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 5 है। इसमें 7x रेज टू पावर 4 जस्ट कांस्टेंट है, तो इस टर्म का डेरिवेटिव 7x4 मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ y रेज टू पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू y, so that is 5y raised to power 4, and ultimately the derivative of this term is 35x4 y4। ये एग्जाम्पल हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन की थी। हमारे पास कैलकुलस में और फंक्शन भी होते हैं जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, तो हम उनकी भी कोई एग्जाम्पल लेते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। z is equal to x square sin square y. Then to find the derivative of f with respect to x, we treat y as a constant. Therefore, partial z partial x, also it is denoted by f subscript x, is equal to 2x into sin square y. Please note, sin square y is just being multiplied just as a constant. Only the derivative of x square with respect to x, that is 2x. Then to find the derivative of f with respect to y, we treat x as a constant and write partial z partial y, that is same notation, another notation, f of subscript y is equal to 2 sin y cos y into x square. Please, here x square is just constant. So the derivative of sin square y, you know, 2 sin y into derivative of sin y with respect to y, that is 2 sin y cos y. So ultimately it becomes 2x square sin y cos y. And you know 2 sin y cos y is sin 2y. So this partial derivative with respect to y is equal to x square sin 2y. ये जो एग्जाम्पल थी हमारे पास, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की थी। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया कि हमारे पास फंक्शंस अलजेब्राइक भी होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक भी होते हैं, एक्सपोनेंशियल भी होते हैं, लॉगरिथमिक भी होते हैं। सो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। दिस एग्जाम्पल, z is equal to logarithm of x square plus y square divided by x plus y. You know the property of logarithm. Logarithm of the quotient is equal to logarithm of numerator minus logarithm of denominators.
So z is equal to logarithm of x square plus y square minus logarithm of x plus y. And the partial derivative of this function with respect to x first. So here we will keep y as constant. First term for a logarithm, that is 1 over the function, that is 1 over x square plus y square into the derivative of x square plus y square. So derivative of x square plus y square with respect to x, keeping y constant, is 2x. So derivative with respect to x of the first term becomes 1 over x square plus y square into 2x. And the derivative of the second term which is minus log x plus y, is equal to 1 over x plus y into derivative of x plus y with respect to x. Now derivative of x plus y with respect to x, only with respect to x, keeping y constant, is 1 plus 0, that is 1. So partial derivative of z with respect to x is equal to 1 over x square plus y square into 2x minus 1 over x plus y. And now there is a simplification. You can take the LCM, you can add these two fractions, and ultimately you will be getting this result, that is equal to x square plus 2xy minus y square whole divided by x square plus y square into x plus y. Now we are interested to find the partial derivative of z with respect to y. ये फंक्शन कुछ ऐसा है कि इसमें सिमेट्री है. इसमें आप कर भी सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली शुरू से फंक्शन को ड्राइव करें विद रिस्पेक्ट टू वाई, कीपिंग x इज इक्वल टू कांस्टेंट. लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन कुछ ऐसे है कि इसमें x को y में बदल दें या y को x में बदल दें तो फंक्शन वही रहता है. तो लिहाजा इस सिमेट्री से फायदा उठाते हुए हम इसके डेरिवेटिव में सिंपल ये x और y का रोल वो चेंज कर देंगे. देखते हैं हम. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू x प्लस y. आपकी मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और एग्जांपल. z इज इक्वल टू cos x5 y4. So partial derivative of z with respect to x is equal to minus sine of the function minus sine x5 y4 into partial derivative of with respect to x, x raised to power 5 y raised to power 4 is equal to minus 5 x4 y4 into sine of x5 y4. प्लीज ये देखिए कि यहां हमारे पास पार्शियल डेरिवेशन x5 इंटू y4 की है, तो इसमें हमारा x जो है वो वेरिएबल है और y कांस्टेंट है. तो x रेज़ टू पावर 5 का जो डेरिवेटिव होगा, पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, दैट विल बी 5x रेज़ टू पावर 4, वेयर y रेज़ टू पावर 4 will stand as it is. Next, partial derivative of z with respect to y is equal to minus sine x5 y4 into partial derivative of x5 y4 with respect to y only. Equal to, this is equal to minus 4 x raised to power 5 y cube sine of x raised to power 5 y raised to power 4. Again, please, the partial derivative of x raised to power 5 into y raised to power 4 is equal to x raised to power 5 into 4y raised to power 3, because we are differentiating with respect to y, keeping x as constant. So x raised to power 5 remains constant as coefficient. So our result is equal to, you can see again, minus 4 x raised to power 5 y cube sine x raised to power 5 y raised to power 4. अब तक हमारे पास जितनी एग्जाम्पल थी वो फंक्शन ऑफ
2 वेरिएबल की थी। जैसा कि हमने बताया कि कोर्स जो है फंक्शन ऑफ मोर देन 1 वेरिएबल हो सकता है, तो हमारे पास ऐसा फंक्शन भी हो सकता है जो कि 3 वेरिएबल का हो, यानी कि जिसकी कि डोमेन पूरी स्पेस हो। उसके लिए भी हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल पर चलते हैं। w इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर प्लस 4z स्क्वेयर माइनस xyz. You can see here that w is a function of 3 variable x, y and z. So first of all we will find the partial derivative of w with respect to x. It means that we will keep y and z both constant. We start partial derivative of w with respect to x is equal to 2x माइनस वाई जेड। ये देखिए यहां पर हमारे पास पहली टर्म जो है वो एक्स स्क्वेयर है, इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स 2x होगा। दूसरी टर्म 3y स्क्वेयर है, इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स 0 होगा, क्योंकि y को हम कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। तीसरी टर्म 4z स्क्वेयर है, इसका डेरिवेटिव भी 0 होगा, क्योंकि z को भी हम कांस्टेंट ले रहे हैं। थर्ड टर्म में माइनस एक्स वाई जेड में x मौजूद है, सो वाई जेड बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कि x का कोफिशिएंट, और x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो इस टर्म का डेरिवेटिव यानी कि माइनस एक्स वाई जेड का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x माइनस वाई जेड होगा। सो अल्टीमेटली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2x माइनस वाई जेड। नाउ वी विल फाइंड partial derivative of w with respect to y, and that is 6y minus xz. कैसे कि पहली टर्म एक्स स्क्वेयर है, यहां वो कांस्टेंट है, तो इस टर्म का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y 0 होगा। दूसरी टर्म प्लस 3y स्क्वेयर है, और विद रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव 6y होगा। तीसरी टर्म प्लस 4z स्क्वेयर कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y 0 होगा। थर्ड टर्म में हमारे पास y मौजूद है, यहां माइनस एक्स जेड बिल्कुल कोफिशिएंट के तौर पर होंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा, तो ये आखिरी टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस एक्स जेड होगा। सो अल्टीमेटली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 6y माइनस एक्स जेड। नेक्स्ट we will differentiate w with respect to z, mean that we are finding partial derivative of w with respect to z. The answer is 8z minus xy. फिर हम हर एक टर्म को देखते हैं। पहली टर्म एक्स स्क्वेयर है, जो कि हमारे अब इस डेरिवेटिव में कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 विद रिस्पेक्ट टू z। दूसरी टर्म वाई स्क्वेयर है, यहां z नहीं है, तो ये भी हमारे लिए कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल टू 0। थर्ड टर्म z का फंक्शन है 4z स्क्वेयर, एंड बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू z, द डेरिवेटिव ऑफ 4z स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 8z, एंड द लास्ट टर्म फोर्थ टर्म माइनस एक्स वाई जेड, एक्स प्रेजेंट है, यहां पर एक्स वाई जस्ट कोफिशिएंट का रोल अदा करेगा, और डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू z 1 के बराबर है, तो इस टर्म का डेरिवेटिव माइनस एक्स वाई होगा। तो रिजल्ट हमारे पास कुछ ऐसे इस तरीके से है कि पार्शियल w पार्शियल z, आई मीन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल टू 8z माइनस एक्स वाई। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी ऑफ मोर देन 1 वेरिएबल फंक्शन की बात की और पार्शियल डिफरेंशिएशन को स्टडी किया। आइंदा लेक्चर में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन को मज़ीद स्टडी करेंगे और उसकी मज़ीद एग्जाम्पल, उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग वगैरह देंगे। उस वक़्त तक के लिए खुदा हाफिज़।